गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले लेक्चर्स में हमने इनकम ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी कैसे कैलकुलेट की जाती है, क्या प्रोविजंस है, क्या टर्मिनोलॉजी है, उसके बारे में अध्ययन किया था और आपको ये बताने की कोशिश की गई कि इसका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। विभिन्न टर्मिनोलॉजी को आपको मैंने नटशेल में बताया था। अब इसमें क्या है कि इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी का अध्ययन करते थे, छोटे छोटे प्रोविजंस और हैं। थ्योरेटिकल रूप से उनको आपको जानना चाहिए और फिर इसके बाद में हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर आते चले जाएंगे। एक इसमें आपको ध्यान रखना चाहिए कि प्रॉपर्टी कहाँ आपकी सिचुएटेड है, आउटसाइड इंडिया है या इंडिया में ही है। तो रेजिडेंटल स्थिति के रूप में आपको प्रॉपर्टी का क्या वैल्यूएशन करेंगे। तो ROR इन केस ऑफ इंडिविजुअल और HUF है तो टैक्सेबल कितनी राशि है, नॉन टैक्सेबल कितनी राशि है। तो टैक्सेबल वेदर सच इनकम इज ब्रॉट इनटू द इंडिया और नॉट, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। एंड RNOR और NRA टैक्सेबल ओनली इफ इज रिसीव इंडिया, अर्थात अगर भारत में वो प्राप्त कर ली गई है तब वो इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत उसका कैलकुलेशन करेंगे। अर्थात प्रॉपर्टी कहाँ है उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। मैंने पहले लेक्चर में बताया था आपको कि एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेशन करेंगे। स्टेप 2 कंप्यूट द इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी। आपको पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना आना चाहिए। लेस मल्टीपल टैक्स पेड बाय द ओनर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर में कितना चुकाया, नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगी। और भी लेस डिडक्शन में स्टैंडर्ड डिडक्शन, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल आप कर देंगे। तो इस तरह हम नेट एनुअल वैल्यू को कैलकुलेशन करेंगे, तो मैंने आपको पहले भी बताया। अब आप देखिएगा एक प्रोविजंस आता है जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। लेट आउट थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर विथ अनरियलाइज्ड रेंट एंड तो उस दशा में आप किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। तो प्यारे बच्चों, अनरियलाइज्ड रेंट मीन्स द रेंट विच कुड नॉट बी रियलाइज्ड फ्रॉम द टेनेंट, it shall be excluded from the actual rent if it fulfills conditions prescribed in rule number 4। अनरियलाइज्ड रेंट क्या होता है, जो टेनेंटशिप में प्राप्त नहीं किया गया। अब आपको यहाँ रूल नंबर कंडीशन है 4, वो आपको एक एक को अध्ययन करना चाहिए। टेनेंस इज बोनाफाइड। नंबर 2, डिफॉल्टिंग टेनेंट इज नॉट इन ऑक्यूपेशन ऑफ एनी अदर्स प्रॉपर्टी ऑफ द एसएससी। नंबर 3, एसएससी हैज टेकन ऑल रीजनेबल स्टेप टू institute legal proceeding for the recovery of the unpaid rent and satisfy the AO that legal proceeding would be useless। Number 4, defaulting tenant has vacate or step has been taken to the compel him to vacate property। ये आपको ध्यान रखना चाहिए, समझे ना। एक छोटा सा प्रोविजन और है, सेल्फ ऑक्यूपाइड और अनऑक्यूपाइड थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर। तब हम क्या करेंगे, तो प्यारे बच्चों, एनुअल वैल्यू विल बी नील इन केस वेयर द प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर ओन रेजिडेंस और अनऑक्यूपाइड ड्यूरिंग द प्रीवियस। Exemption is applicable only up to 2 houses to an individual or HUF। समझ गए ना आप लोग।
उसकी एनुअल वैल्यू नील होगी अगर दो हाउस है उसमें से एक। इफ एसएसजी बीइंग एज इंडिविजुअल हैज मोर देन 2 हाउसेज which are self-occupied, the net annual value will be nil only for 2 houses at the option of the SHG, and the either houses will be deemed to be let out. आगे समझ में आपको? डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी, जिसको डीएलओ कल भी मैंने आपको बताया था। छोटी सी बात इसमें ध्यान रखने की है, वेयर एसएससी ओन्स मोर देन 2 हाउसेज property for self-occupation, then any 2 properties at the option of SSC shall be considered to be self-occupied and its name shall be nil. Number B, others property shall be deemed to be let out and its gave shall be computed as if the property was let out during the year. Obviously, the actual rent will be nil as the property was not actually let out during the previous year. Accordingly, accepted rent shall be GAV. The SSC may change the option of choosing the property as self-occupied every year as benefit to the इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। अब देखिएगा टाइप ऑफ प्रॉपर्टी से इस टैक्सेबिलिटी, ये भी आपको समझ लेना है। लैंड ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी एक्चुअली टैक्सेबल, सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी 2 शॉप एग्जेम्प्ट गेव निल, मोर देन 2 शॉप एग्जेम्प्ट एंड रिमेनिंग शॉप DLOP टैक्सेबल बराबर, ये आपको ध्यान रखना चाहिए।